Assalamu alaikum dear students, I'm Nasir Abbas, your teacher of English. In today's test we have given MCQs related to prepositions and conditional sentences. A preposition is basically a word that is used to show us the place or the position of noun or a pronoun. अब प्रीपोजिशन आप लोग के ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप लोग के जो MCQs होते हैं वो प्रीपोजिशन से ज़रूर आते हैं। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोग के साथ कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करूंगा ताकि आपका प्रीपोजिशन के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो MCQs नंबर 1 इज़ बीइंग अ गुड प्लेयर, ही इज़ आल्सो अ स्किल्ड ड्राइवर। अब यहाँ पर हमारे पास टू प्रीपोजिशन है, एक हमारे पास है बिसाइड और दूसरा हमारे पास है बिसाइड्स। अब नॉर्मली आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। याद रखिए, बिसाइड का मतलब, बिसाइड को हम यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, और बिसाइड्स जिसमें एस आता है इसको हम यूज़ करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। जब मैं कहता हूँ कि बिसाइड, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इब्राहिम इज सिटिंग बिसाइड मी, तो इसका मतलब ये कि वो मेरे साथ जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि बिसाइड्स, तो इसका मतलब है कि इसके साथ साथ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वी डिस्कस्ड इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी बिसाइड्स, फॉर एग्जांपल बिसाइड्स आप कह सकते हैं कि अदर इश्यूज। तो अब हम कह रहे हैं कि अदर इश्यूज के साथ साथ हमने क्या कर लिया, हमने जो सिक्योरिटी इश्यूज है उस पर भी जो है वो डिस्कशन कर ली। इस तरह यहाँ पर आपके पास है कि बीइंग अ गुड प्लेयर, ही इज़ आल्सो अ स्किल्ड ड्राइवर। अब हम कहते हैं कि गुड प्लेयर के साथ साथ, अब यहाँ पर हम उसकी जो प्लेसमेंट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ना तो सिर्फ वो एक अच्छे प्लेयर है बल्कि इसके साथ साथ एक स्किल्ड ड्राइवर भी है। तो इसका मतलब जब बिसाइड के साथ एस नहीं होगा तो इसको हम यूज़ करते हैं प्लेस के लिए, और जब हम इसके साथ एस लगाते हैं तो फिर इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, यानी इसके साथ साथ। तो MCQs नंबर 1 में आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। MCQs नंबर 2, टू सेव द चाइल्ड अ स्ट्रेंजर जम्प्ड डैश वाटर। देखिए, आपके पास दो किस्म के प्रीपोजिशंस होते हैं, एक आपके पास होता है स्टैटिक और दूसरा आपके पास होता है डायनेमिक। स्टैटिक प्रीपोजिशन वो होता है जिसमें आपके पास प्लेस चेंज नहीं होती, और डायनेमिक प्रीपोजिशन वो होता है जिसमें आपके पास प्लेस चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर है और उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ही जम्प्ड इनटू वाटर, तो पहले वो क्या थे, पहले वो पानी से बाहर थे और अब वो पानी के अंदर है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो प्लेस है वो चेंज हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि ऑन और इन आपके पास स्टैटिक प्रीपोजिशन है, यानी इनको हम ऐसे सिचुएशन में यूज़ करेंगे जिसमें हम पोजीशन को या प्लेस को चेंज नहीं करते हैं। और इन टू और ऑन टू, इसको हम जो है वो क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए जिसमें हमारे पास जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है। अब इन टू और ऑन टू में फ़र्क क्या है? इन टू, देखिए, आप किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर स्टोन और एक पेपर का एग्जांपल दूंगा। अगर आप स्टोन को उठाते हैं और आप उसको पानी में फेंकते हैं तो क्या होगा, वो पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आप किसी कागज़ को क्या करते हैं, आप उसको पानी में फेंकते हैं तो वो कागज़ उस वाटर के सरफेस पर रहेगा। अब ये जो आपके पास स्टोन था जो कि वाटर के अंदर चला गया है, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे इन टू, और जो इसके सरफेस पर रह गया है हम इसके लिए यूज़ करेंगे ऑन टू। अब आपको पता है कि इंसान जब पानी में छलांग लगाता है तो वो उसके सरफेस पर नहीं रहता बल्कि वो उसके अंदर चला जाता है। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, टू सेव द चाइल्ड अ स्ट्रेंजर जम्प्ड इनटू वाटर, नॉट ऑन टू वाटर। MCQs नंबर 3, फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन ईटा वन शुड बी गुड डैश ग्रामर। हमारे पास, हम जब भी स्किल की बात करते हैं, स्किल की, या हम जब टैलेंट की बात करते हैं तो हम उसके लिए 8 यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि इस सिचुएशन में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कि ही इज़ गुड इन ग्रामर, या शी इज़ गुड इन डांसिंग, या ही इज़ गुड इन ड्राइविंग, तो ये गलत होगा। याद रखें कि जब भी आपके पास स्किल की बात आएगी तो आप हमेशा इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 8 को यूज़ करेंगे। MCQs नंबर 4, दे विजिट देयर पेरेंट्स डैश एवरी संडे। देखिए, हमारे पास जब डे आता है या डेट आता है हम इसके लिए यूज़ करते हैं ऑन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही विल कम ऑन संडे या ही विल कम ऑन 1 जून। तो हमारे पास जब डे आता है या हमारे पास डेट आता है तो
तो हम उसके साथ ऑन को यूज़ करते हैं। लेकिन एक हमारे पास एक्सेप्शन केस है, और वो एक्सेप्शन केस हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास डे आ जाए और डे से पहले हमारे पास वर्ड आ जाए ईच, या हमारे पास वर्ड आ जाए एवरी, या नेक्स्ट आ जाए, या लास्ट आ जाए, या प्रीवियस आ जाए, या कमिंग आ जाए, तो अगर इस किस्म के वर्ड्स डे के नाम से पहले यूज़ हो जाए तो फिर हम उसके साथ ज़ीरो प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। ज़ीरो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि हम इसके साथ किसी किस्म का प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो इस MCQs में आपके पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी, यानी आपने यहाँ पर किसी किस्म के प्रीपोजिशन को यूज़ नहीं करना है। दे विजिट देयर पेरेंट्स एवरी संडे, अगर आप कहते कि दे विजिट देयर पेरेंट्स ऑन एवरी संडे, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। MCQs नंबर 5, ही राइट्स ऑल द स्टोरीज डैश इंक। देखिए हमारे पास ये MCQs रिलेटेड है मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन। मटेरियल ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये कि ये आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ये किस चीज़ से कर रहे हैं। तो अगर ये चीज़ लिक्विड है, लिक्विड, तो आप उसके लिए इन यूज़ करते हैं, और अगर ये चीज़ सॉलिड है तो आप उसके साथ विद लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये MCQs इस तरह के ही ऑल द स्टोरीज डैश पेंसिल या पेन फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं कि विद पेन, लेकिन इंक चूंकि आपके पास लिक्विड है और रूल के मुताबिक जब हमारे पास लिक्विड आएगा तो हम उसके साथ इन लगाएंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, ही राइट्स ऑल द स्टोरीज इन इंक। MCQs नंबर 6, ही डिड नॉट एग्री डैश द प्रपोजल फॉरवर्डेड। देखिए जब भी आपके पास एग्री आ जाए, एग्री, और इसके बाद आपके पास पर्सन आ जाए, तो या आपके पास जो प्रोनाउन आ जाए या किसी पर्सन का नेम आ जाए, तो आप उसके साथ फिर विद लगाएंगे। यानी ही डिड नॉट एग्री विद मी, या ही डिड नॉट एग्री विद फॉर एग्जांपल इब्राहिम। लेकिन अगर आपके पास आइडिया आ जाए, आपके पास प्रपोजल आ जाए, या आपके पास सजेशन वगैरह आ जाए, तो फिर आप उसके साथ टू लगाएंगे। सो ही डिड नॉट एग्री टू द प्रपोजल फॉरवर्डेड। अगर ये होता कि ही डिड नॉट एग्री डैश मी या हिम या हर, तो फिर हम उसके साथ विद लगाते हैं। लेकिन जब भी हमारे पास आइडिया आएगा, व्यू आएगा, सजेशन आएगा या प्रपोजल आएगा, तो फिर हम उसके साथ टू लगाएंगे। MCQs नंबर 7, वाई डोंट यू ट्रस्ट डैश हर। हमारे पास देखिए जब भी आपकी इनर फीलिंग की बात आती है, जिसमें आप इतबार करते हैं या बिलीव करते हैं, जिस तरह हम खुदा ताला पे यकीन रखते हैं, सही है, या आपका किसी पे कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर याद रखिए आप हमेशा उसके लिए इन लगाएंगे, सही है। सो वाई डोंट यू ट्रस्ट इन हर, वाई डोंट यू बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह जल्ल जलालुहु। तो इस किस्म के जब भी आपके पास ट्रस्ट की बात आएगी, कॉन्फिडेंस की बात आएगी, तो फिर हम उसके साथ इन को यूज़ करेंगे। MCQs नंबर 8, आई प्रेफर डॉक्यूमेंट्रीज डैश मूवीज़। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें ओवर लगाते हैं। याद रखें आपके यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव्स जिसके एंड में IOR आ जाए, जिस तरह हमारे पास है सुपीरियर, हमारे पास है इन्फीरियर, हमारे पास है जूनियर, हमारे पास है इंटीरियर, हमारे पास है एक्सटीरियर, और ये जो हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, और इसके साथ साथ एक वर्ड है प्रेफर, जिस तरह यहाँ पर हमने इस सेंटेंस में इसको यूज़ किया है, तो आप हमेशा इसके बाद टू लगाएंगे, टू। तो आप कहते हैं कि ही इज़ सुपीरियर टू यू, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ही इज़ सुपीरियर देन यू, तो आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा। इस तरह अगर आप कहते हैं कि आई प्रेफर डॉक्यूमेंट्रीज ओवर मूवीज़, तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर होगा वो गलत कंसिडर होगा। द राइट आंसर ओवर हेयर विल बी टू, बिकॉज द वर्ड प्रेफर टेक्स ओनली टू। MCQs नंबर 9, ही पार्क्ड द कार डैश द अदर कार्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बिटवीन और एमंग के दरमियान जो है वो नॉर्मली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ इतना सुना होता है कि बिटवीन को हम टू के लिए यूज़ करते हैं और एमंग को हम मोर देन टू के लिए यूज़ करते हैं। जी ये बात भी ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बिटवीन को हम यूज़ करते हैं डेफिनेट नंबर के लिए, और एमंग को हम यूज़ करते हैं इनडेफिनेट नंबर के लिए। क्या मतलब है डेफिनेट और इनडेफिनेट का? डेफिनेट का मतलब ये कि जब हमें एग्जैक्ट तादाद मालूम हो तो हम उसे कहते हैं डेफिनेट, और जब हमें एग्जैक्ट तादाद मालूम ना हो तो हम उसे कहते हैं इनडेफिनेट। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि द स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग बिटवीन द टीचर एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। अब आपके पास टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर दो बंदे हैं, तो आप उसके लिए बिटवीन लगाएंगे। अगर आपके पास MCQs आ जाए कि द टीचर इज स्टैंडिंग डैश 10 स्टूडेंट्स, द टीचर इज स्टैंडिंग डैश 10 स्टूडेंट्स, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उसके साथ बिटवीन लगाएंगे या एमंग लगाएंगे?
तो देखिए, हाँ आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर बंदे 2 से ज़्यादा है, वैसे बिटवीन आना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट जो नंबर है वो कितनी है। तो जो स्टूडेंट की एग्जैक्ट नंबर होती है, फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो हम बिटवीन को यूज़ करेंगे। इस तरह आप लोग के पास पेपर में एक MCQ आया था। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा कि हसीना इज सिटिंग डैश शाजमीना, गुलमीना, रखमीना एंड शबीना। तो इसमें आपके पास ऑप्शन थे एमंग और बिटवीन, तो इसमें आपके पास जो है वो बिटवीन आएगा, क्योंकि हसीना जो है वो कितने लड़कियों के दरमियान बेटी है, 4। तो आपको पता है कि तो जब आपको एग्जैक्ट तादाद मालूम है तो फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे। अच्छा, ही पार्ट द कार डैश द अदर कार्स, तो अब हमें पता नहीं कि अदर कार्स कितने हैं, तो इस वजह से हम इसके लिए एमंग लगाएंगे। ठीक है, द मैटर शुड बी बिटवीन यू एंड मी, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि बंदे जो है वो कितने हैं, एक यू है और मैं एक दूसरा मैं हूँ। देन दिस इज अ कॉमन बिलीव डैश अस। अच्छा, एमंग और एमंगस्ट के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो एमंग को हम यूज़ करते हैं कंसोनेंट के साथ और एमंगस्ट को हम यूज़ करते हैं वोवल के साथ। यहाँ पर अस हमारे पास क्या, ये हमारे पास वोवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से हम कहते हैं एमंगस्ट। दिस इज अ कॉमन बिलीव एमंगस्ट अस। अ नाइफ इज यूज्ड डैश कटिंग, जब आप किसी चीज़ के फंक्शन की बात करते हैं, पर्पस की बात करते हैं, तो आप उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट सुने, फिर से ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की पर्पस की बात करते हैं तो आप उसके लिए फॉर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप किसी एक्शन की पर्पस की बात करेंगे तो फिर आप उसके लिए अबाउट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस डिस्कशन इज़ अबाउट ग्रामर। अब ये जो डिस्कशन है, ये एक्शन है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमारी ग्रामर के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। या आप कहते हैं कि दिस बुक इज़ अबाउट ग्रामर या दिस बुक इज़ अबाउट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो जब आपके पास कोई चीज़ आए, कोई एक्शन आएगा और आप उसके पर्पस की बात करते हैं तो आप उसके लिए अबाउट लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो फिर जब आप उसकी पर्पस की बात करते हैं, पर्पस का मतलब ये कि हम इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप उसके लिए फॉर को यूज़ करेंगे। तो नाइफ को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं कटिंग के लिए, इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ फॉर। MCQ नंबर 13, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। आपके पास जितने भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन का मतलब है जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है, डिवीजन आती है, माइनस आता है, प्लस आता है, अंडर रूट वगैरह, स्क्वायर रूट वगैरह, जितनी भी चीज़ें आती हैं तो आप उसके लिए बाय लगाते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। नॉर्मली इसमें स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि 3 मल्टीप्लाई इंटू 3, या आप कहते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो याद रखिए कि जितने भी आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, आप हमेशा उसके लिए बाय को यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 14, ही स्वोर डैश गार्ड। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो जब हम स्वेयरिंग करते हैं, स्वेयरिंग जब हम कसम खाते हैं तो उसके लिए बाय लगाते हैं। लोग यहाँ पर भी जो है वो कंफ्यूज होते हैं आप लोग, और यहाँ पर जो है वो इन या ऑन यूज़ करते हैं। तो नहीं, जब भी आप कसम खाएंगे तो आप उसके लिए हमेशा जो है वो बाय यूज़ करेंगे। सो ही स्वोर बाय गार्ड। अब MCQ नंबर 15 to 20 हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आप जानते हैं कि वो सेंटेंसेस जिसके स्टार्ट में हमारे पास एफ आ जाए या व्हेन आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास काज होता है और दूसरा हमारे पास इफेक्ट होता है। काज का मतलब होता है पर्पस, यानी वो जो काम है, और इफेक्ट का मतलब है कि उस काम की वजह से जो है वो दूसरा कौन सा काम हुआ है। अब हम इसके जो है वो हमारे पास इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये जो हमारे पास MCQ नंबर 15 है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम ऐसे एक्शंस के लिए यूज़ करते हैं कि जिसके हमारे पास 70% चांसेस होते हैं कि ये काम इस तरह होगा, लेकिन इसमें हमारे पास 30% चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है कि ये काम इस तरह ना हो। अब मैं कहता हूँ कि व्हेन ही कम्स हियर आई विल एंटरटेन हिम, मैं क्या करूँगा, मैं उसको एंटरटेन करूँगा, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त जो है वो मेरे पास और भी गेस्ट हो या और किसी वजह से जो है मैं उसकी खातिर तवाज़ो ना कर सकूँ। अब जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस आता है तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में एफ या व्हेन लगा लेते हैं, फिर हम उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
और हम उसके साथ एस या ई एस को यूज़ करते हैं। जबकि दूसरे पार्ट में हमारे पास जो इफ़ेक्ट है इसमें हमारे पास वेल आता है, शल आता है, मे आता है, कैन आता है और गोइंग टू आता है, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब को यूज़ करेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, व्हेन ही कम्स हियर आई विल एंटरटेन हिम। MCQs नंबर 16, ये हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को हम इम्प्रॉबेबल सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। इम्प्रॉबेबल सिचुएशन का मतलब ये है कि हम जब किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कि हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल ना हो। जिस तरह यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं आप होता, तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स की लिमिटेशन होती है और मैं आप नहीं बन सकता। इस वजह से इस सेंटेंस को हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अब जहाँ तक सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का ताल्लुक है तो हम इसका हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि हम इसके स्टार्ट में एफ लगा लेते हैं। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि अनरियल सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हम अनरियल कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, इसके स्टार्ट में आपके पास व्हेन नहीं आ सकता है। अब आपके पास इसका स्ट्रक्चर ये है कि आप सेंटेंस के स्टार्ट में एफ लगा लेंगे, फिर आप उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि आप इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर आप वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर यह पॉइंट भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जब सिंगुलर आते हैं तो हम उसके साथ वाज लगाते हैं, और जब हमारे पास प्लूरल आते हैं तो हम उसके साथ वर लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में एफ आ जाए, या हमारे पास वर्ड दैट आ जाए, या हमारे पास एज एफ आ जाए, या हमारे पास एज दो आ जाए, तो चाहे हमारे पास सिंगुलर हो या चाहे हमारे पास प्लूरल हो, तो हम उसके साथ फिर हमेशा वर लगाएंगे। जिस तरह यहाँ पर आई के साथ मैंने वर लगाया है। और दूसरे पार्ट में आपके पास वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, माइट आएगा, मस्ट आएगा और ऑट टू आएगा। सही है। अब अगर आपके पास ये MCQs आ जाए कि आई वुड गिव दिस बुक टू हिम, आई कुड गिव दिस बुक टू हिम, आई शुड गिव दिस बुक टू हिम एंड आई माइट गिव दिस बुक टू हिम। अब यहाँ पर आपके पास याद रखिए स्टूडेंट्स की ये चारों ऑप्शंस आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सेंटेंस में वुड भी आ जाए, कुड भी आ जाए, शुड भी आ जाए, माइट भी आ जाए, मस्ट भी आ जाए, और आपने इनमें से एक को सेलेक्ट करना हो, तो फिर याद रखिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो वुड को प्रेफर करेंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, आई वुड गिव दिस बुक टू हिम। MCQs नंबर 17, आई वुड फ्लाई ऑल द टाइम्स, ये भी हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो इफेक्ट गिवन है और काज हमारे पास ऑप्शन में है। तो मैंने आप लोग को ये पॉइंट ऑलरेडी बता दिया है कि जब हमारे पास सिंगुलर आते हैं तो हम उसके साथ वाज लगाते हैं, जब हमारे पास प्लूरल आते हैं तो हम उसके साथ वर लगाते हैं। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन केस ये है कि जब भी सेंटेंस में आपके पास एफ आएगा तो फिर चाहे आपके पास सिंगुलर आ जाए या चाहे आपके पास प्लूरल आ जाए, आप हमेशा इसके साथ वर यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि आई वॉज ड्राइविंग, लेकिन मैं कहता हूँ कि इफ़ आई वर ड्राइविंग। सही है। इस तरह मैं कहता हूँ कि शी वॉज राइटिंग, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि इफ़, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि इफ़ शी वॉज राइटिंग, रादर आई शुड से दैट इफ़ शी वर राइटिंग। तो इस वजह से MCQs नंबर 17 में हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 18, इफ शी हैड लेफ्ट अर्लियर। अब ये हमारे पास है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को हम यूज करते हैं पास्ट रिग्रेट के लिए। पास्ट रिग्रेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा काम जो कि आपने पास्ट में किया हो और आपको उसके करने पर अफसोस हो, या एक ऐसा काम जो कि आपने पास्ट में नहीं किया हो और आपको उसके ना करने पर अफसोस हो। इसका हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में एफ लगाते हैं और फिर हम उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। जिस तरह यहाँ पर हमने हेड लगाया है, उसके बाद हमने लिफ्ट लगाया है, और लिफ्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। तो दूसरे पार्ट में फिर हम उसके साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव एंड ऑट टू हैव लगाएंगे, और हम इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाएंगे। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, शी वुड हैव रीच्ड इन टाइम। MCQs नंबर 19, व्हेन वाटर बॉइल्स, ये हमारे पास है जीरो कंडीशनल सेंटेंस। जीरो कंडीशनल सेंटेंस को हम यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ के लिए यूज करते हैं।
यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ का मतलब होता है कि ऐसे सिचुएशन जिसका रिजल्ट हमारे पास सारी दुनिया में एक जैसा आता हो। अब आप जहाँ पर भी पानी को बॉईल करेंगे वो क्या होगा, वो इवापोरेट होगा। तो इस वजह से हम इसको जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब जीरो कंडीशनल सेंटेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर ये होता है कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में एफ या वेन लगा लेंगे और फिर हम इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हम उसके साथ एस या ई एस को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से हमारे पास इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अच्छा स्टूडेंट, अब ऑप्शन बी को भी ज़रा देखिए, इट इवापोरेट। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में सिर्फ और सिर्फ एक एस का फ़र्क है, लेकिन एक एस की एब्सेंस की वजह से आपके पास जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। तो याद रखें कि आपके पास जब भी आपने MCQs करना हो, आपने ये ज़रूर देखना है कि ऐसा ना हो कि आपके पास एक शॉर्ट लेटर वगैरह जो है वो मिसिंग हो और आपका आंसर जो है वो उसकी वजह से गलत हो जाए। लास्ट MCQs अगेन, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी MCQs। देखें, जब आपके पास हेड आ जाए, हेड, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आ जाए, तो फिर आप उसको जो है वो क्या कहेंगे, आप उसको थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे और आप इसके साथ वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव वगैरह यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हेड आ जाए, हेड, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ना हो, बल्कि उसके साथ कोई भी वर्ब ना हो, तो फिर हम उसे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे और आप इसके साथ वुड, कुड, शुड वगैरह को यूज़ करेंगे। तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आई वुड गो फॉर जॉगिंग डेली। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, वर्क हार्ड, रिमेन सिंसियर टू योर सेल्फ। My concept of life is that if you have got two things in you, you can achieve anything in your life, and that is, one is consistency and another one is commitment. Commitment means that you are serious and you are working for that. But if you are working and you are not working regularly, then you would not be able to achieve whatever you want to achieve in your life. That is why it is very much important that you should remain consistent, and by consistency we mean that you should be working regularly. God bless you. I have got my sincere prayers with you. May you achieve whatever you are desiring for. Allah Hafiz.